लास्ट टाइम एक टॉपिक चल रहा था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बताया था आपको क्या होते हैं। जो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर काटते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसने डिस्कवर किया था इसको? आर्बर एंड स्मिथ साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था 1963 में। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किया गया था, लेकिन उसको आइसोलेट जो किया गया था वो 5 साल बाद 5 ईयर लेटर आइसोलेट किया गया था, ठीक है। और फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था? हिंड सेकंड था, जिसको कंप्लीटली पूरी तरीके से आइसोलेट किया गया था, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां से आइसोलेट किए जाते हैं? ये बैक्टीरिया से। और सभी बैक्टीरिया में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, सभी में देखने को नहीं मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस सीक्वेंस को पहचानते हैं उसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करते हैं? ये आइडेंटिफाइड करते हैं, ठीक है। इस सीक्वेंस को पहचानेंगे और फिर ये कट लगाएंगे, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरीके से पैलिंड्रोम सीक्वेंस को काटते हैं, दो तरीके से, ठीक है। जो बुक में लिखा गया है वो एक तरीके से लिखा है, वन टाइप केवल, लेकिन टोटल कितने हैं? 2 टाइप्स हैं, ठीक है। मेक कट, ये कट करते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट को, रिस्ट्रिक्शन साइट को कट करेंगे बाय 2 मेथड्स, 2 तरीके से। कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक तरीका अपनाएंगे, कुछ दूसरा वाला, ठीक है। और क्या करेंगे? एंड प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ एंड्स, 2 तरीके के एंड भी बनाएंगे, ठीक है। अब जो बुक में लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक सीक्वेंस को पहचानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जैसे मान लीजिए GAATTC और GAATTIC, ये क्या है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस को बोलते हैं, समझ में आया? अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कहां से काटेगा? इधर देख लीजिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कहां से काटेंगे? तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को बीच से, मिडिल से थोड़ा सा किनारे होके काटते हैं। मिडिल पोजीशन कहां है इसकी? ये है, ठीक है, समझ में आया? तो यहां से मिडिल से, सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से थोड़ा सा फर्दर अवे, थोड़ा दूर हट के काटते हैं। जैसे यहां से कट लगेगा और यहां से कट लगेगा, समझ में आया? 2 जगह से यहां पर कट लगेगा, ये देखिए। इसको कहां से काटेंगे? सेंटर से थोड़ा सा हट करके, ठीक है। और सेंटर से हट के काटेंगे, लेकिन एक चीज और है, बिटवीन द सेम बेस, बेस भी सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर G और A के बीच में कट लग रहा है, तो इसमें भी क्या है? G और A के बीच में कट लगेगा, ये ध्यान रखना है। सेंटर से थोड़ा सा हटके एंड बिटवीन द सेम बेस ऑन द सेपरेट स्ट्रैंड, अलग अलग स्ट्रैंड पर। तो जब ये यहां से कटेगा तो आपको क्या दिखाई देगा? G यहां से अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए G सेपरेट हो गया और यहां से क्या आएगा? CTTA, एक आपको ये मिलेगा एंड। अरे भाई यहां से इसको बीच में से काटिए, इसको यहां से कट करेंगे, ये पार्ट यहां हटाइए और इस पार्ट को मैं अलग कलर से बना दे रहा हूं आपको, देखिए ये पार्ट यहां से ये अलग हुआ, ठीक है। इसके साथ में G जाएगा और दूसरा पार्ट इसमें ये रहेगा G, ठीक है, ये वाला पार्ट और इसके साथ में ये। ऐसे तो कटेगा ना, जब यहां से कट लगेगा तो ये पार्ट इतना इधर और ये पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपको आ जाएगा ये AATTC और साथ में यहां क्या आ जाएगा? G, ठीक। आपको 2 एंड नजर आ रहे हैं, ये जो एंड कैसे हैं? स्टिकी हैं। वैसे इस तरीके से कट लग रहा है, देखिए एक एंड बड़ा है और एक एंड छोटा है।
इनको बोलते हैं, इसके सामने कोई बेस नहीं है ना, इस वाले, क्योंकि डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए तो काटा जा रहा है, तो इसके सामने कोई बेस नहीं है, खाली गैप है, और इसके नीचे क्या है, खाली गैप है। ऐसे एंड्स को बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड। ठीक है, ये है स्टिकी या फिर ओवर हैंगिंग एंड्स बोलते हैं। ऐसे एंड जो लटके हुए रहते हैं, ओवर हैंग करते हैं। देखिए ये आगे बढ़ा हुआ है और ये आगे बढ़ा है। ठीक है, तो ज्यादातर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो इसी तरीके से कट लगाते हैं। एग्जांपल क्या है, ये किसकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थी, ये EcoR1 की थी। EcoR1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसका ये सीक्वेंस है। ठीक है, अब कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्लंट एंड भी बनाते हैं, उनके काटने का तरीका दूसरा होता है, इसलिए मैंने लिखा ना 2 तरीके से कट करेंगे, 2 तरीके से। पहला तरीका ये है, अब कुछ एंजाइम में देखिए C C C G G G और C C C G G G, ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, और ये किसकी साइट है, SMA1। SMA1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसकी ये साइट है, आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक, SMA1। अब इसमें कट कहां लगेगा, इसमें कट बीच में लगेगा, सेंटर में ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर एग्जांपल SMA1 कट कहां लगाएगा, सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसमें कट लगता था अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से थोड़ा सा दूर हटके, और बिटवीन द सेम बेस के बीच में, बेस यहां पर भी सेम है। कैसे, G और C के बीच में कट लग रहा है। इस वाले स्टैंड पर आइए, G और C, बात एक ही है ना, सेम बेस है ना, बस क्या डिफरेंस है दोनों में, यहां सेंटर पे कट लग रहा है। सेंटर पे कट लगेगा तो ये हिस्सा अलग, ये हिस्सा अलग हो जाएगा। एक पार्ट आपको दिखाई देगा C, और एक पार्ट इसमें इसका नीचे आएगा ये, और दूसरा प्लस लिखेंगे, ये G, और ये C। इस तरीके के यहां पर बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ध्यान रखिएगा सब। ठीक, ऐसे एंड को बोलते हैं ब्लंट एंड। ये कौन सा एंड बना, एंड का मतलब किनारा। जैसे जब ये काटे, इसको देखिए, इसको पेन को मैं ऐसे बीच में से ऐसे काटो एकदम फ्लैट, तो जो एंड बनेगा, 2 छोर बनेंगे इसमें ना, उसमें एंड रहेगा ब्लंट। कोई ऐसा ओवर हैंगिंग पार्ट आगे की साइड में नहीं निकला रहेगा। ठीक है, तो ब्लंट एंड बन रहा है। ये किनारा कौन सा बना, ब्लंट, और इसमें तो आगे कोई सीक्वेंस होगी, इसमें इधर किनारे ये हैं और इसका किनारा ये हो गया, ये बने ब्लंट एंड्स बन गया। ठीक है, समझ में आया। अब किसको जोड़ना आसान है, इनको जोड़ना आसान है। स्टिकी एंड जब बनते हैं, क्योंकि आपने डीएनए, जैसे आपके पास मैंने कह दिया ये डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दीजिए, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटेगा तो बताइए कैसा इसमें आएगा, इसमें कुछ आपको इस तरीके का हिस्सा नजर आएगा। देखिए आएगा कि नहीं आएगा, इसमें जो कटेगा ऐसा नहीं होगा आपको कि डीएनए जीन ऐसे कट के नहीं आएगी, ये वाली जीन अगर ये कट के आती तो यहाँ ये वाले मेथड से आ रही है, क्योंकि किनारा एकदम क्या है, फ्लैट है यहाँ पर, और ये ओवर हैंगिंग पार्ट निकला रहेगा ना उसमें आगे पीछे की साइड में। समझ में आ रहा है। तो जब किसी डीएनए से हम किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को काटते हैं इस तरीके से, तो वहां पर आपको ओवर हैंगिंग पार्ट दिखाई देते हैं। ठीक, तो इस और ऐसे ही आप प्लाज्मिड को भी तो काटेंगे ना। एक चीज ध्यान रखिए, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को भी काटा जाता है। प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड को काटेंगे तो इसमें भी यही कंडीशन दिखाई देगी। ये वाली देखिए, ये प्लाज्मिड डबल स्टैंड होता है आपको, इसमें भी एक पार्ट बड़ा और एक पार्ट छोटा नजर आएगा, दिख रहा है। ये पार्ट देखिए आगे की साइड में निकला है और यहाँ ये आगे की साइड में निकला है। तो अगर हमारे पास जीन ऐसी है ये, तो बताइए इसको यहां पर आसानी से जोड़ा जा सकता है कि नहीं, जोड़ा जा सकता है ना। और मैं मान लीजिए ऐसा कट बनाता, ये वाला कट बनता, फिर प्लाज्मिड में भी वही सेम कट बनता है ऐसे ही। अगर यहाँ ब्लंट वाला बन रहा तो प्लाज्मिड में भी कैसा बनेगा, ब्लंट वाला सेम, क्योंकि एक ही एंजाइम से काटा जाता है। तो बताइए इसको यहाँ जोड़ना आसान है, नहीं है, इसको यहाँ जोड़ना आसान नहीं है। ठीक है,
क्योंकि जब जैसे हमारे फिंगर को हम ऐसे करके जोड़े, ये देखिए दोनों फिंगर एंड बराबर, अब ये ऐसे जोड़े तो ये तो टूट निकल सकता नहीं है, और इसको ऐसे करके ये मिलाएं, अब देखिए ये सेट हो गया बढ़िया से, एक पार्ट आगे निकला इसका, एक पार्ट आगे, ये देखिए ये आसानी से जुड़ जाएगा। ओवर हैंगिंग पार्ट जब रहता है तो प्लाज्मिड में वो जीन बड़े आसानी से जुड़ जाती है। ब्लंट एंड, ब्लंट जो एंजाइम ब्लंट एंड बनाते हैं, ब्लंट एंड का मतलब ऐसी जीन को काटते हैं इस तरीके से, फिर जब उसको जोड़ा जाता है तो कैसे जोड़ा जाता है, फिर इसको कैसे जोड़ेंगे इसमें, मान लीजिए आपने इससे काटा, एंड कैसा बन गया, ब्लंट वाला, तो जब उसको प्लाज्मिड में जोड़ेंगे तो तरीका यह है कि यहां पर ऐसा ओवर हैंगिंग पार्ट अलग से जोड़ा जाएगा, अलग से जोड़ा जाएगा, अलग से उस पार्ट को जोड़ेंगे तब स्टिकी एंड बनेगा, और यहां पहले से स्टिकी एंड बना रहता है। तो फायदेमंद कौन सा है, ये वाला अच्छा माना जाता है जिसमें पहले से स्टिकी एंड बन के आता है, समझ में, नहीं तो बाद में। जैसे जो बैट होता है, तो बैट का जो आगे वाला पोर्शन जिससे होता है ऊपर, जब वो टूट जाता है इस तरीके से, देखिए ये बैट है ये, जब ये पार्ट टूट जाता है तो कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने का तरीका थोड़ी ना होता है, इसमें एक गड्ढा बनाएंगे, यहाँ पर बनाते हैं ना, और इसमें इस तरीके का डिप्रेशन खांच बनाएंगे, तब इसको यहाँ सेट करते हैं ताकि बढ़िया सेट हो जाए, नहीं तो पता लगा उखड़ जाएगा वो तो, अगर डायरेक्ट वैसे ही जोड़ दिया फेविकोल से, ठीक है, बढ़िया पकड़ नहीं बनाता है। तो इस तरीके के दो हैंड बनेंगे। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम कैसे रखा जाता है, नॉमेनक्लेचर देखिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। आपके पास बुक में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखा है EOR1, ठीक है, EOR1, ठीक। अब ये नाम कैसे रखा गया है, ये कहां से निकाला गया होगा, इशर्सिया कोलाई से, ठीक है। तो किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रखने का तरीका ये है कि एंजाइम का जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, वो क्या बताता है कि ये किस बैक्टीरिया से निकाला गया, इशर्सिया कोलाई। तो इशर्सिया कोलाई से निकाला गया है, इशर्सिया कोलाई से निकाला गया है। इशर्सिया कोलाई में जीनस क्या है, इशर्सिया है ना, तो जीनस का पहला लेटर एंजाइम का पहला लेटर होता है। तो फर्स्ट लेटर क्या बताता है, जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म का जीनस बताएगा, उस ऑर्गेनिज्म का जीनस जहां से एंजाइम निकाला गया है, फ्रॉम विच एंजाइम आइसोलेटेड, एंजाइम आइसोलेटेड, जहां से एंजाइम निकाला गया है उस बैक्टीरिया का, ऑर्गेनिज्म का पहला लेटर जीनस का। अगले दो लेटर क्या बताएंगे, स्पीशीज के फर्स्ट टू लेटर, इसमें स्पीशीज ये है, इसके पहले दो लेटर क्या है, CO है, ठीक है। ये नेक्स्ट टू क्या बताएगा, फर्स्ट टू लेटर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज है उसके पहले दो लेटर इसके अगले दो लेटर माने जाते हैं। आर क्या बताता है, बताएंगे कोई, आर क्या बताता है, बताओ जी कोई। आर स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है, वैरायटी, ठीक है। स्ट्रेन कुछ लोग आज नहीं आए, ज्यादा पढ़ लिए हैं, तो एक दिन आएंगे एक दिन गायब रहेंगे। हाँ, आर बताएगा स्ट्रेन, और स्ट्रेन का मतलब है वैरायटी। एक बैक्टीरिया में बहुत सारे स्ट्रेन हो सकते हैं, जैसे ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसमें स्पीशीज क्या है, कोलाई, ठीक है, उसकी कई वैरायटी हो सकती हैं। तो ये किस वैरायटी से निकाला गया है, RY स्ट्रेन से, RY स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई, यहां से R ले लिया गया है, वैरायटी का पहला लेटर ले लिया, वो जरूरी नहीं पहला, ठीक है, दूसरा भी ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेन बताता है। फर्स्ट क्या बताता है, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। अगला लेटर बताएगा सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, मतलब ई कोलाई बैक्टीरिया से ये एंजाइम निकाला गया, ई कोलाई के किस स्ट्रेन से निकाला गया, RY स्ट्रेन से। तो इस बैक्टीरिया के इस स्ट्रेन से पहला एंजाइम निकाला गया, अगर दूसरा निकाला जाएगा तो सेकंड लग जाएगा। सीक्वेंस बताता है डिस्कवरी की, ठीक है। फ्रॉम सेम स्ट्रेन, सेम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया के, उस बैक्टीरिया के उसी स्ट्रेन से पहला एंजाइम निकाला गया।
कुछ और एंजाइम के नाम देखिए, BAMH1, BAMH1, ठीक है। एक एंजाइम है हिंड सेकंड, ठीक है। और एक एंजाइम है SMA1, एक एंजाइम है SAL1, ठीक है। ये कुछ नाम लिखे गए हैं, इनको देख लीजिए कहां से निकाले जाते हैं। BAMH1 कहां से निकाला जाता है? बेसिलस, बी से बेसिलस हो गया। AM क्या है? स्पीशीज के पहले दो लेटर, एमाइलोलिक्यूफेसियन, बड़ा अजीब नाम है, ठीक है। एमाइलोलिक्यूफेसियन, बेसिलस एमाइलोफिकिस, इससे निकाला गया है, ठीक है। AM यहां पर। H क्या है इसका स्ट्रेन, इसकी वैरायटी से निकाला। वन क्या है? सीक्वेंस है, पहला एंजाइम। हिंड क्या है? H फॉर हीमोफिलस, और IN से है इन्फ्लुएंजी, ठीक है। और D क्या है? RD स्ट्रेन है, ठीक है, वो स्ट्रेन है D यहाँ पर। तो केवल बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखिए, स्ट्रेन लिख लीजिएगा, क्योंकि बुक में नाम दिया हुआ है RD स्ट्रेन है, ठीक है। वहां क्या था? वहां था RY स्ट्रेन, तो वहां से R लेटर लिया गया है, और इसमें जो D है वो RD स्ट्रेन है इसका, तो पीछे वाला लेटर लिया गया है D, R नहीं लिया गया, ठीक है। SMA1, तो ये है सेरेशिया, इसको रखने की जरूरत नहीं, केवल दो ही। आप ध्यान कौन सा रखेंगे? ये वाला बुक में दिखा है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं, इसको सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ये दो ध्यान नहीं रखने। सेरेशिया हो गया और मार्सिसेंस, ठीक है। और SAL1 हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। 1 क्या है? फर्स्ट है, इसमें स्ट्रेन नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखिए, इसमें कहीं वैरायटी नहीं है, जीनस है, स्पीशीज को दो लेटर, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, कहीं वैरायटी नहीं लिखी गई है ना, स्ट्रेन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है स्ट्रेन हो। स्ट्रेन की वजह, क्योंकि हो सकता है इसमें एक ही वैरायटी हो, तो उसी वैरायटी से निकाला गया हो और स्ट्रेन ना हो, इसमें कई वैरायटी हैं, ठीक है। तो ये बुक में बहुत सारे डायग्राम बना के दिया हुआ है, ये आप समझ गए हैं इस तरीके से। अब अगला जो टॉपिक दिया है वो लिखा है सेपरेशन ऑफ द आइसोलेशन ऑफ DNA। इसको आगे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपने एक रिक्वायरमेंट समझ लिया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए। दूसरी क्या चाहिए हमको? क्लोनिंग वेक्टर। एक्सपेरिमेंट करना है तो अगली चीज क्या चाहिए? क्लोनिंग वेक्टर्स, इन्हीं को वेहिकल DNA भी बोलते हैं, वेहिकल DNA, ठीक है, या कैरियर DNA बोला जाता है, कैरियर DNA। वेक्टर जानते हैं क्या है? मान लीजिए आप ये जीन को क्लोन कराना चाहते हैं, तो इसको कहां भेजेंगे इसको, इस जीन को कहां भेजेंगे मल्टीप्लाई कराने के लिए? या तो किसी बैक्टीरिया में भेजेंगे, या तो किसी प्लांट सेल में भेजेंगे, या तो किसी एनिमल सेल में, ये तीन चीजों में भेजा जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए बैक्टीरिया में भेज रहे हैं, किसके माध्यम से भेजेंगे? एक गाड़ी में, एक व्हीकल में भेजेंगे, ठीक है। वो व्हीकल क्या होगा? वो प्लाज्मिड भी हो सकता है और कई भी चीजें हैं। तो प्लाज्मिड जो है वो क्लोनिंग वेक्टर में आता है, इसी को वेहिकल DNA बोलते हैं। कैरियर है क्योंकि यही कैरी करेगा इसको यहाँ ले जाने में मदद, अपने आप ही नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए क्लोनिंग वेक्टर्स जो हैं वो कई तरीके के होते हैं। अगर आप बैक्टीरिया में जीन क्लोन करा रहे हैं, बैक्टीरिया अगर होस्ट सेल है, अगर क्या है, बैक्टीरिया अगर होस्ट सेल है, बैक्टीरिया में जीन क्लोनिंग हो रही है, तो उसके लिए वेक्टर कौन सा होगा? प्लाज्मिड होता है। कौन सा वेक्टर होता है? प्लाज्मिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मिड हम यूज करेंगे। बैक्टीरिया ई कोलाई में जीन को ले जा रहे हैं अगर आप,
और या फिर आप बैक्टीरियोफाज भी यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियोफाज जानते हैं क्या होता है? बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। उसके अंदर भी डीएनए होता है, उसके डीएनए को यूज किया जाता है। जैसे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है, जो एक डीएनए मेन और एक अलग से डीएनए होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। ऐसे बैक्टीरियोफाज के अंदर एक मेन डीएनए है, उसको उसके डीएनए को यूज किया जाएगा। तो प्लाज्मिड भी यूज कर सकते हैं और बैक्टीरियोफाज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफाज जो है उनके टाइप हैं, लैम्डाफाज है और M113 फाज। ये दो बैक्टीरियोफाज हैं जिनको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, लैम्डाफाज और M113 फाज। ठीक है, M13। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड इसकी एक थोड़ी सी कमी यह है कि ये बहुत छोटा सेगमेंट क्लोन करा सकता है अपने अंदर। जैसे मान लीजिए ये प्लाज्मिड है, आप जीन आपकी है, बड़े जीन है, बड़े साइज की है, बेस पेयर इसमें ज्यादा है, तो आप प्लाज्मिड में नहीं ले जा सकते हैं। प्लाज्मिड छोटे जीन को क्लोन कराने के लिए होता है, उसके लिए बैक्टीरियोफाज लिया जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट सेगमेंट, शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट, छोटा डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर सकते हैं? क्लोन करा सकते हैं इससे, छोटा डीएनए। और इससे क्या है? लार्ज साइज डीएनए फ्रेगमेंट क्लोन होता है। लगभग 52 kb तक का, 52 किलो बेस पेयर तक का डीएनए भी क्लोन कराया जा सकता है। ठीक, बाकी एक चीज होती है कॉपी नंबर। तो वक्त लिख दिया कॉपी नंबर। पहले से इसका कॉपी नंबर कितना है? इसका जो कॉपी नंबर है वो है 1 से लेकर के 2 भी होता है। कुछ प्लाज्मिड का कॉपी नंबर 1 से लेकर के 2, और कुछ का ध्यान रखिएगा, कुछ का सम का, और कुछ का प्लाज्मिड का 15 से लेकर के 100 कॉपी नंबर, कुछ का इससे ज्यादा। लेकिन बैक्टीरियोफाज का जो कॉपी नंबर है वो हमेशा हाई है। कॉपी नंबर क्या है? वेरी हाई। ये बुक में लिखा गया है, ये बैक्टीरियोफाज है वेरी हाई कॉपी नंबर। ठीक है, और प्लाज्मिड का कॉपी नंबर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अब जानते हैं, समझ लीजिए कॉपी नंबर पहले कहीं साइड में। कॉपी नंबर क्या है? वो प्लाज्मिड अच्छा, वो वेक्टर अच्छा माना जाता है जिसका कॉपी नंबर ज्यादा होता है। कॉपी नंबर क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स, या ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की, वेक्टर क्या है? यहां प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड की जितनी कॉपी किसी भी सेल में रहती हैं, इन ए होस्ट सेल, इन होस्ट सेल, उसी को बोलते हैं कॉपी नंबर। जैसे आपके पास ये जीन है, आपने इस प्लाज्मिड में जोड़ दिया ले जा करके। ठीक है, अब ये जब प्लाज्मिड इस सेल में जाएगा, किसमें? बैक्टीरिया में पहुंचेगा, पहुंचा दिया हमने ये। अब बताइए यहां ये करता क्या है? ये सेल डिवाइड करती है भाई 20 मिनट में 2 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। हमारा मकसद क्या है? बायोटेक्नोलॉजी क्यों कराई जाती है? क्या मकसद है हमारा? हम एक किसी भी जीन को, जो अच्छी जीन लगती है, हम चाहते हैं प्लांट में एक जीन भेज दें उठा करके। ठीक है, तो जीन को मल्टीप्लाई कराना ये हमारा मकसद होता है। तो मल्टीप्लाई तो मशीन से भी करा सकते हैं, पीसीआर मशीन होती है, उससे भी तो जीन मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको क्यों यूज किया जाता है? इसका मकसद खाली इससे नहीं है कि जीन को मल्टीप्लाई कराना, इसका मकसद यह है कि जीन जब हम सेल में भेजेंगे तो वहां जाएगी तो कॉपी तो बढ़ाएगी ही अपनी। कॉपी कैसे बढ़ाएगा बताता हूं। ठीक है, इस जीन की यहां पर इस होस्ट सेल में बैक्टीरिया क्या करेगा? जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2 बनाया, 2 से 4, जितनी बार उतनी बार ये जीन भी तो मल्टीप्लाई करेगी। तो इसकी बहुत सारी कॉपी रेडी हो जाएंगी। और साथ में क्या है, ये जीन से जो कुछ बनना होगा, क्योंकि जीन से तो सब कुछ बनता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनेगी ना।
तो हमारा मकसद तो यही है कि अगर कोई प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो उसको आप जीन को कहां भेज दीजिए, होस्ट सेल में भेज दीजिए, वो अपना प्रोटीन बनाएगा, जीन मल्टीप्लाई कराएगा, साथ में प्रोटीन भी बनवाएगा, फिर प्रोटीन को आप निकाल लीजिए। जैसे इंसुलिन, अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे देखिए, इंसुलिन की जीन को, ह्यूमन की अगर इंसुलिन जीन में आप चाहते हैं इंसुलिन बनवाना, बड़े इंसुलिन, तो क्या करेंगे, इंसुलिन की जीन को निकालेंगे ह्यूमन से, पैनक्रियास से, उसको ले जाएंगे कहां, प्लाज्मिड में नहीं ले जाते हैं, ध्यान रखिएगा, उसके लिए रेट्रोवायरस वेक्टर आप समझिए, वेक्टर में भेजेंगे, वेक्टर को कहां भेजेंगे, होस्ट सेल में, होस्ट सेल ये मल्टीप्लाई करेगी तो जीन भी मल्टीप्लाई करेगी, और जीन मल्टीप्लाई करेगी उसके बाद जीन से प्रोडक्ट भी तो बनेगा, तो इंसुलिन बनेगा, फिर वो इंसुलिन यहां से बैक्टीरिया से निकाल लिया जाएगा, तो हमको बड़े स्केल पर क्या है, प्रोडक्ट मिल जा रहा है। तो अब एक चीज और देखिए, ये प्लाज्मिड है, इस सेल में पहुंचा तो क्या ये कितनी बार डिवाइड करेगा? आपको क्या लगता है कि अगर ये सेल है, ये 1 से 2 बनाई तो प्लाज्मिड 2 बार डिवाइड करेगा? भाई देखिए, ये सेल में पहुंचा, ये सेल 20 मिनट में 2 कॉपी, तो क्या प्लाज्मिड की 2 ही कॉपी बनेगी, क्या उससे ज्यादा ही बन सकती है? प्लाज्मिड सेल में पहुंच गया, होस्ट सेल, 20 मिनट में पूरी सेल 2 कॉपी बना दी अपनी, तो ये प्लाज्मिड की 2 कॉपी बनेगी कि और ज्यादा बनेगी? बहुत सारी कॉपी बनेगी, बहुत सारी, क्योंकि हर प्लाज्मिड का कैपेसिटी अलग अलग है। जब ये प्लाज्मिड सेल में पहुंचता है तो उस सेल में जा करके ये फ्रीली डिवाइड करता है, बाउंडेशन ही, अपना मल्टीप्लीकेशन खुद करेगा, इसका इससे लेना देना नहीं है कि ये सेल कितनी बार डिवाइड कर रही है, जितनी बार डिवाइड करेगी वो तो और अच्छा है, लेकिन ये यहां पहुंच करके सेल में एक अपनी कॉपी बनाना चालू कर देगा। देखिए सेल में ये बना रहा है, सेल में पहुंच के खुद ही मल्टीप्लीकेशन चालू कर दे रहा है, तो वो प्लाज्मिड अच्छा माना जाता है जिसका कॉपी नंबर ज्यादा होता है, मतलब जो सेल में पहुंच करके ज्यादा कॉपी बना ले जाता है। ठीक है, एक प्लाज्मिड है वो 10 कॉपी बना रहा है सेल में जाकर के, अपना मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, 10 बार डिवाइड किया 10 कॉपी है, एक है 100 कॉपी बना रहा है, कौन सा बढ़िया होगा, 100 वाला, क्योंकि जितनी ज्यादा कॉपी बनेगी उतनी ही ज्यादा बार तो जीन भी तो डिवाइड करेगी, क्योंकि जीन को आपने जोड़ रखा है, प्लाज्मिड डिवाइड करेगा तो जीन की भी तो कॉपी बनेगी, तो हाई कॉपी नंबर वाला प्लाज्मिड अच्छा माना जाता है। समझ में आ रहा है? तो कॉपी नंबर क्या है, नंबर ऑफ ए कॉपीज ऑफ ए वेक्टर, प्लाज्मिड की या वेक्टर की कितनी कॉपी बनती है होस्ट सेल में जाकर के, उसी को क्या बोलते हैं, कॉपी नंबर। और ये कॉपी नंबर किससे डिसाइड होता है, कितना बनेगा, डिसाइडेड बाय ORI। ORI क्या है, अभी जब डायग्राम बुक में लिखा हुआ है तो एक प्लाज्मिड का डायग्राम देखिए, इसमें एक सीक्वेंस दिखाया गया, ORI दिखाना, यही ORI सीक्वेंस हर प्लाज्मिड में तो होती है ना, हर प्लाज्मिड के पास ORI है, यहीं से तो ये रेप्लिकेशन चालू करता है, इसका डिवीजन, इसका मल्टीप्लिकेशन कहां से चालू होगा, ORI से। अरे भाई डीएनए है, डीएनए का रेप्लिकेशन आप पढ़ चुके हैं, डीएनए से 2 डीएनए बनता है, ये सर्कुलर डीएनए है, ये अपना 1 से 2, 2 से 4 खुद बनाएगा, तो यहीं से रेप्लिकेशन चालू करेगा, यही ORI डिसाइड करता है कितनी कॉपी बनेगी, इस प्लाज्मिड की कितनी कॉपी बनेगी, कौन डिसाइड करता है, ORI। ठीक है, तो डिसाइडेड बाय ORI, ORI कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है। ठीक है, लिखेंगे कंट्रोल करेगा द कॉपी नंबर। इस चैप्टर में मिक्सअप बहुत किया गया है, जैसे जब कोई चीज समझाने चलिए तो पता लगा कॉपी नंबर बीच में दे दिया, कॉपी नंबर को समझाना पड़ेगा रोक करके। ठीक है, तो वेक्टर आपके पास, एक वेक्टर तो आपको समझ में आया, अगर बैक्टीरिया में जिनको क्लोन करा रहे हैं तो आपको क्या यूज कर सकते हैं, प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफाज। ठीक, दूसरा होता है अगर आप प्लांट सेल में करा रहे हैं, इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में जीन को क्लोन करा रहे हैं। अच्छा बताइए प्लांट सेल में कैसे क्लोन कराते हैं, मान लीजिए कोई प्लांट है तो क्या जीन, आपके पास कोई जीन है, उसको वहां कहां ले जाकर के भेजेंगे, कोई प्लांट आपके पास है तो जीन को कहां भेजेंगे, कैसे क्लोन कराएंगे, इसमें बताइए। हाँ, किस लीफ में भेजेंगे, रूट में भेजेंगे, कहां भेजेंगे जीन को ले जाकर के, किस हिस्से में क्लोन कराएंगे उसके जाकर के,
अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में अगर रूट में करा देंगे, रूट में तो फिर सारे हिस्से में कैसे पहुंचे, पूरे प्लांट की पूरी बॉडी में जानी चाहिए जीन ना वो। तो हम उसके एम्ब्रियो, सीड में से एम्ब्रियो निकालेंगे, ठीक है, एम्ब्रियो को टिश्यू कल्चर में ले जाएंगे और उसी एम्ब्रियो में पहले जीन को ट्रांसफर करा लेंगे, एम्ब्रियो की सेल निकालेंगे। सीड में हर प्लांट की एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है ना, भ्रूणावस्था, तो सीड से एम्ब्रियो निकालेंगे, एम्ब्रियो से सेल निकालेंगे, सेल में इस जीन को भेजेंगे। प्लांट, एक प्लांट की आप सेल निकालेंगे और सेल में क्या करेंगे, इस जीन को भेज देंगे जो आप क्लोन कराना चाह रहे हैं। फिर जब ये पहुंच जाएगी यहाँ पर, अभी मल्टीप्लाई, टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लाई कराएंगे और नया प्लांट बना लेंगे। इस सेल से हम जानते हैं ना टिश्यू कल्चर में होता क्या, एक सेल से आप पूरा प्लांट बना सकते हैं ना, तो आपने पहले उस सेल में जीन को भेज रखा है, अब उससे पूरा प्लांट बना लीजिए। तो ऐसे प्लांट में क्लोन कराया जाता है, तो हर सेल में पहुंचेगा, फिर सारी सेल में जाएगी वो जीन। प्लांट सेल में जीन को कैसे क्लोन कराते हैं, तो याद रखिए टीआई प्लाज्मिड यूज किया जाता है, टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। क्या यूज करेंगे, टीआई, मैं इसको भी समझाऊंगा टीआई प्लाज्मिड क्या होता है। और अगर एनिमल सेल में, इन एनिमल सेल में जीन को क्लोन करा रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, रेट्रोवायरस यूज किया जाएगा, ठीक है। ये दो चीजें अभी आगे बताएंगे, पहले आप एक टॉपिक दिया वो समझ लीजिए। इसके बाद में लिखा ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड क्लोनिंग वेक्टर, एक वेक्टर की खासियत क्या है, कौन सा क्लोनिंग वेक्टर अच्छा माना जाता है। देखिए ये भी क्लोनिंग वेक्टर है, ये भी क्लोनिंग वेक्टर है, ये भी है और ये भी है, 4 क्लोनिंग वेक्टर दिख रहे हैं आपको ना। हाँ ये है कि इसको बैक्टीरिया के लिए यूज करेंगे, इसको प्लांट में यूज करेंगे, इसको एनिमल में यूज करेंगे। इसके अलावा भी कुछ जान लीजिए क्लोनिंग वेक्टर और भी कुछ होते हैं, और देखिए क्या क्या है और बताएंगे कोई। एक होता है कॉस्मिड, ध्यान रखिएगा, कॉस्मिड एक क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है। एक फिजामिड होता है, PHAGEMID, ये भी एक क्लोनिंग वेक्टर है, समझ में आया। अच्छा ये कितने बता दिए मैंने, 2 4 1 6 क्लोनिंग वेक्टर दिख रहे हैं, समझ में आया। अब क्लोनिंग वेक्टर नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियली बनाया भी जाता है, नेचुरल भी है और आर्टिफिशियली बनाते हैं। बनाते कहाँ, लैब में। जो डायग्राम एक बुक में दिया है ये लैब में बनाया हुआ एक प्लाज्मिड है, लैब में बनाया गया है। कैसे बनाया गया होगा, कई डीएनए, कई प्रकार के डीएनए के टुकड़ों को जोड़ करके बनाया गया है, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड है ये, ठीक है। और कुछ होते हैं कि नेचुरल डायरेक्ट बैक्टीरिया से निकाल लीजिए प्लाज्मिड, ये बनाया गया है। कई प्लाज्मिड्स को लिया गया होगा, ढेर सारे प्लाज्मिड को लिए गए होंगे, किसी से कोई पार्ट काटा, किसी से कोई पार्ट, सबको मिला करके जो हिस्से काटे गए सबको जोड़ करके प्लाज्मिड बना। तो याद रखिए कि प्लाज्मिड नेचुरली भी होते हैं और आर्टिफिशियली बनाए भी जाते हैं, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। प्लाज्मिड जो हैं वो नेचुरल भी हैं और आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड भी होते हैं, उनको आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट कराया जाता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी समझना है, क्लोनिंग वेक्टर की खासियत क्या होती है, चाहे जो भी क्लोनिंग वेक्टर हो, कोई वाला भी हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि खाली हम लोग यही पढ़ेंगे, कोई भी क्लोनिंग वेक्टर हो में से कौन सा अच्छा माना जाता है, एक अच्छे की खासियत क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर में। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड क्लोनिंग वेक्टर, क्लोन, जहां समझ में नहीं आ रहा होगा अगर आपको तो बता दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना, हाँ, कि ये हो क्या रहा है, ऐसे भी चैप्टर में ऐसा लगता है कि हो क्या रहा है, यही नहीं समझ में आता है, तो वहां बता दीजिएगा कि क्या है, सब बता दूंगा। एक अच्छी खासियत क्या, देखिए एक क्लोनिंग वेक्टर में सबसे पहले वो डायग्राम मैं बुक में बना देता हूं, बुक वाला, ये एक आर्टिफिशियली क्लोनिंग वेक्टर बनाया गया है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कराया गया है। इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इसको ध्यान रखिएगा। वेक्टर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड, तो मैं इसको डबल स्ट्रैंड बना देता हूं। ये देखिए 2 स्ट्रैंड है, बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, दिखाए नहीं जा रहे हैं। इसमें है क्या है, इसमें सब ATC ये सब लगा हुआ है,
बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड लगे होंगे, ठीक है। यहां पर एक जगह है, इसको बोलते हैं ORI। तो इसमें देखिए ORI, ये सीक्वेंस देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, ORI। यहीं से चालू होगा रेप्लिकेशन, खुलना यहीं से डीएनए चालू होगा। ये जब ये डिवाइड करेगा दो कॉपी तो यहीं से खुलेगा पहले, ठीक है, ORI साइट। इसके बाद में यहां पर एक साइट दी गई है ROP, और ROP देखिए ये है ROP का मतलब भी समझ लीजिए, इसमें एक एक चीज का मतलब समझना है, ठीक है। ROP हो गया। इसके बाद में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, येलो कलर से बना दे रहे हैं, येलो तो है ही है। यहां पर ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, इसको बोलते हैं AMPR, ठीक। और इधर है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, इधर वाला एरिया बना रहे हैं, इसको बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, TETR। इसके अंदर में आपको साइट लगी हुई है PVU फर्स्ट PST1, तो इसमें साइट लगा देते हैं PVU फर्स्ट और PST फर्स्ट, ठीक है। इको R1 CLA1, यहाँ कुछ साइट दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं इको R1, ये साइट है इको R1 की। इको R1 आपने पढ़ रखा है अभी, CLA1 हिंड थर्ड, यहाँ है CLA1 की, यहाँ है हैंड थर्ड की। सीक्वेंस पूरा आता है, ये दिमाग में पूरा बैठा लीजिए किसके बाद क्या है ये, ठीक है। और ये हो गया PVU सेकंड की एक साइट यहाँ है, PVU सेकंड की साइट इसके अंदर है, और इसमें है सेल 1 की साइट, ठीक है। और बैन H1 की साइट है, बैन H1। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होता, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा, इसमें ये सारी चीजें हैं। इसका नाम है PDR322। ये एक आर्टिफिशियली डिजाइन किया हुआ वेक्टर है, लैब में बनाया गया है। फॉलो जी इसको, ठीक है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टी, उसके बाद में उसको भी समझते रहेंगे साथ में। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। अगर किसी भी वेक्टर में ये वाला साइट नहीं है तो वो क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज नहीं कर सकते आप इसको। ORI जरूरी है, दिख रहा है ORI वहां पर, तो एक ORI तो होना मस्ट है। अब ORI क्या है, ये DNA सीक्वेंस ही तो है, आखिर इसमें कुछ ना कुछ सीक्वेंस लगा होगा ना, तो इतना हिस्सा है ORI, तो इसी DNA की सीक्वेंस है ना, क्योंकि प्लाज्मिड क्या होता है, DNA। प्लाज्मिड क्या होता है, DNA। तो DNA में सीक्वेंस लगा होता है, तो ये भी DNA का सीक्वेंस है। तो ORI क्या है, DNA का सीक्वेंस होता है, ठीक है। फ्रॉम विच, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जहां से DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होगा, उसी को बोलेंगे ORI। यही ORI डिसाइड करता है इसकी कितनी कॉपी बनेगी, कितनी बार ये डिवाइड करेगा, एक सेल में पहुंच करके कितनी बार डिवाइड करेगा, उसको बोलेंगे कॉपी नंबर। तो यही डिसाइड करता है, डिसाइड करेगा कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड, चाहे प्लाज्मिड कहिए चाहे वेक्टर कहिए। सारे वेक्टर देखिए, सारे प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड है वो वेक्टर है, लेकिन हर वेक्टर प्लाज्मिड नहीं होता, क्योंकि कुछ वेक्टर क्या है, आपके रेट्रोवायरस भी तो वेक्टर है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज भी तो वेक्टर है, वो प्लाज्मिड नहीं है। तो प्लाज्मिड को हम वेक्टर कह सकते हैं, समझ में आए। अब एक चीज लगा है ROP, इसको भी समझ लीजिए। ROP क्या है, ROP का मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। R से रेप्लिकेशन, O से ऑफ, P से प्लाज्मिड। मतलब ये वाला हिस्सा क्या करेगा, ये हिस्सा बनाएगा प्रोटीन। ये क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा, क्योंकि DNA है तो DNA से RNA बनेगा, RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन। इतने हिस्से से बनेगी कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन, जैसे ये प्रोटीन बन गया। इससे ये प्रोटीन क्या करेंगी, ये DNA के रेप्लिकेशन में मदद करेंगी, ठीक है। इसको रेप्लिकेशन में मदद, रेप्लिकेशन चालू कहां से होगा, यहां से।
उसमें जो प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी वो कहां से बन के आएगी, यहां से। ठीक है, तो प्रोटीन फॉर्मेशन होगा किसके लिए, रेप्लिकेशन कराने के लिए इस हिस्से से। समझ में आया। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, सेलेक्टिव मार्कर जीन्स या क्लोनिंग साइट। पहले समझिए, क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट्स को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट्स, या फिर एक नाम इसका ये भी है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की क्या है, साइट्स हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझ लीजिएगा क्योंकि फिर ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। क्लोनिंग साइट, अब बताइए, मेरे पास ये जीन है, मैं इसको कहां ले जा करके जोड़ूं, कहां जोड़ा जाएगा इसमें, इसको जहां से ये कटेगा वहीं तो, जहां से ये प्लाज्मिड कटेगा वहीं तो जुड़ेगा। ये कटेगा कहां से, जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जहां जगह होगी। और इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, देखो PST1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, PBU तीसरा, इक्वार्बन है चौथा, ये है पांचवा, ये है छठवां, ये है सातवां, ये आठवां। 8 एंजाइम की साइट है। 8 एंजाइम से आप इसको कट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप किस एंजाइम से काट रहे हैं, इस वाले से सोचिए काट रहे हैं, ये कटेगा कहां, यहीं से कट हो जाएगा इसमें। आप इससे काट रहे हैं तो ये यहां कट लगेगा, इससे काट रहे हैं तो यहां कट लगेगा, फिर यहीं जुड़ेगा ये। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो साइट होती है, इसकी जो साइट है, ठीक है, उसी को ही क्या बोलते हैं, क्लोनिंग साइट, क्योंकि वहीं पर वो क्लोन कराया जाता है, वहीं पर अलाइन डीएनए या फॉरेन जीन, ठीक है, उसको जोड़ा जाता ले जाकर के। या रिकॉग्निशन साइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंजाइम, ये एंजाइम की, देखिए ये एंजाइम नहीं है, ये जो एंजाइम लिखा है, तो ये जगह जो इतनी बड़ी सी बनी हुई है आपकी, इतनी जगह है, ये एंजाइम नहीं है, एंजाइम का साइट है। साइट का मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लगा। एंजाइम जब आप मिलाएंगे तो एंजाइम यहां कट मारेगा, तो एंजाइम को पहचानने वाली यही साइट पर आकर के एंजाइम बैठेगा, कट बनाएगा। तो एंजाइम नहीं है ये, एंजाइम की साइट है, एंजाइम इसी जगह पर कट करता है। ठीक है, तो एंजाइम आएगा, मान लीजिए आपके पास कौन सा एंजाइम है, इक्वार्बन, आपने इक्वार्बन मिलाया, तो इक्वार्बन पहले क्या करेगा, खोजेगा मेरा साइट कहां है इसमें से, तो साइट उसकी यहां है। रिकॉग्निशन पहले वो अपनी साइट को पहचानेगा ना कि मुझे बैठना कहां है, तो ये खोज करके इक्वार्बन की साइट खोज लिया, यहीं आकर के एंजाइम बैठ जाएगा, तो यहां बैठ जाएगा तो कट लगा देगा। तो रिकॉग्नाइज करता ना, पहले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, पहले अपनी सीक्वेंस को पहचानते हैं फिर कट लगाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, जब ये सर्किल की बनाने का नहीं होगा तो देखिए तब नहीं आएगा। अभी पता नहीं कहां से सर्किल लग गया है, हाँ कहां से आया होगा, इससे हटा दूं, हटा दूं, चलिए चला गया। समझ में आया। क्लोनिंग साइट का मतलब जहां पर डीएनए को जोड़ा जाता है, और वही साइट होती है जहां पर वो पहले कैंची काटती है। तो एंजाइम की साइट को ही क्लोनिंग साइट बोलते हैं, और इसी को रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, क्योंकि पहचानेगा पहले तब काटेगा। ठीक है, तो ये साइट क्या है, ये सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस एट विच, जिस जगह पर एलियन डीएनए या फॉरेन जीन को क्या किया जाता है, इंसर्ट कराया जाता है, जोड़ा जाता है ले जाकर के, या जिस सीक्वेंस को एंजाइम काटता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और सीक्वेंस एट विच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, मेक बनाता है कट, जिस पर वो कट बनाएगा। ठीक, अब कौन सा प्लाज्मिड अच्छा होता है, ये क्वेश्चन आता है, कौन सा प्लाज्मिड अच्छा माना जाता है, वो प्लाज्मिड अच्छा होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम की साइट होती हैं,
जैसे अगर मैं एक प्लाज्मिड बना दूं, उसमें मैं लिखा दूं कि PST1 की साइट है, ये तो R1 की साइट है, तो कौन सा वाला बढ़िया है? ये वाला। इसमें 8 की साइट लगी हुई है, 8 एंजाइम से आप इसको कट कर सकते हैं, इसमें 2 ही एंजाइम की साइट है, तो अच्छा ये माना जाता है। क्यों क्यों बताइए? हाँ, ज्यादा एंजाइम वाला, जिसमें ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है, प्लाज्मिड क्यों बढ़िया माना जाता है? जाओ जी, ढेर सारा कट नहीं बनेगा आपके पास। सोचिए, फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है ना। जैसे आपके पास मान लीजिए ये प्लाज्मिड है, इसमें 2 ही साइट है, इसमें 8 साइट है, कौन सा अच्छा है? ये वाला, क्योंकि आपको ये दोनों खोज के लाने पड़ेंगे, खोज के लाने पड़ेंगे। तो ये इसका साइट है ना, 8 का साइट होता है, तो ये नहीं तो ये है, ये नहीं तो ये, कोई तो हमारे पास मिलेगा। ठीक है, आसानी हो जाती है कि मेरे पास में जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन, उसमें से कोई ना कोई तो मैच कर जाएगा, लेकिन यहाँ तो 2 ही हैं, 3 है। ठीक है, तो चांस कम रहता है, आसानी हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं कि आपका चॉइस है, जो एंजाइम आपको नहीं तो खोज के लाना पड़ेगा कि ये वाला कहीं से, यहां पर जब आपके पास रहेगा तो ये नहीं है आपके पास, ये नहीं है तो इससे काम चला लीजिए, इससे काम चला लीजिए, इससे काम चलाइए, 8 है ना, समस्या नहीं है। तो ज्यादा वाला बढ़िया होता है, लेकिन एक एंजाइम का एक ही साइट होना चाहिए। एक एंजाइम का क्या होना चाहिए आपके पास? एक ही साइट होना चाहिए। ये चीज समझ रहे हैं ना? एक एंजाइम का एक ही साइट, एक एंजाइम का एक साइट का मतलब समझ रहे हैं? जैसे अगर मैं एक यहाँ प्लाज्मिड बना दूं, इसमें 8 का साइट में दिखा दूं, देखिए 8, जितनी 8 साइट है, 8 साइट इसमें भी दिखा दिया। या ऐसे सोचिए, इसमें 8 लगा, अगर मैं इको R1 की साइट मान लीजिए डबल कर दूं, कितनी कर दूं? 2 कर दिया मैंने, 3 कर दिया, किसी का भी डबलिंग हो जाए तो वो प्लाज्मिड अच्छा नहीं होता है। एक का ज्यादा का साइट होना चाहिए, ज्यादा एंजाइम वाला, और एक का एक ही साइट होना चाहिए। ज्यादा वाला समझ में आ गया, लेकिन एक एंजाइम का अगर एक से ज्यादा साइट होगा, सोचिए इको R1 यहां भी जगह है, इको R1 की साइट यहां पर भी है, इको R1 यहां पर भी है, तो होगा क्या? जैसे आप एंजाइम मिलाएंगे तो प्लाज्मिड ये यहां से भी कट हो जाएगा, यहां से भी कट हो जाएगा, यहां से भी कट हो जाएगा, कई जगह से टूट जाएगा, तो बेकार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? टूटना कहां से चाहिए? एक जगह से कटना चाहिए। तो एक से ज्यादा साइट होंगी तो कई जगह से कटेगा, तो बेकार हो जाएगा प्लाज्मिड ही। यहां एक चीज लिखिएगा कि सेवरल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स होनी चाहिए, शुड बी प्रेजेंट। प्लाज्मिड में कई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट हो तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, वो प्लाज्मिड बढ़िया होता है। लेकिन लिखेंगे बट वन साइट, एक साइट होनी चाहिए फॉर सिंगल एंजाइम। एक एंजाइम की एक से ज्यादा साइट नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल साइट नहीं होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब मोर देन 1 साइट हो जाएगी तो प्लाज्मिड कई जगह से कट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया क्लोनिंग साइट, जहां पर इसको हम जोड़ देते हैं। अब एक और चीज समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो वापस ही करना है, आ जाओ जी। देखिए, चलिए बढ़ा लेते हैं आगे। ये डायग्राम था, कोई बात नहीं, ज्यादा समय नहीं, मुझे अलग से सब नहीं बनाना है, मुझे जो है एक ही पार्ट, बाकी तो वहां बना हुआ है, हमको जो समझाना है वो हम यहाँ बना दे रहे हैं। ये देखिए, यहां पर कौन कौन सा लगा हुआ था? ये PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट, ठीक है। यहां लगा था BAM H1 का साइट, और यहाँ क्या था? सेल 1 का था, ठीक है। ये था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हिस्सा, ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। इस प्लाज्मिड में कितना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगा हुआ है? 2 है। तो अगले की प्रॉपर्टी, अगली खासियत क्या होनी चाहिए? सेलेक्टिव मार्कर जीन, सेलेक्टिव
ये बहुत ध्यान समझिएगा। लिखा ना, हेडिंग क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ देखिए, सेलेक्टेबल लिखा गया हो कोई बात नहीं, सेलेक्टिव या सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होनी चाहिए इसमें, ठीक है, मार्कर जीन्स। ये क्या होती हैं, ये आपके देखिए सेलेक्टिव मार्कर जीन्स जानते हैं, यहां पर दो आपको जीन जानते हैं, डीएनए का टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा यहां दिख रहा है आपको, इतना बड़ा टुकड़ा यहां दिख रहा है, ये वाला टुकड़ा है, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाला टुकड़ा है, और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। मतलब अगर इस प्लाज्मिड में ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी लगी है और टेट्रासाइक्लिन, तो इस प्लाज्मिड के ऊपर आप एम्पिसिलिन मिलाएंगे तो ये मेरे प्लाज्मिड डिस्ट्रॉय खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रतिरोधक क्षमता लगी हुई है। किसके लिए है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए है। अगर इसमें क्लोरोमफेनिकोल एंटीबायोटिक मिला दिया जाए तो क्या होगा, तो ये डिस्ट्रॉय टूट जाएगा प्लाज्मिड, क्योंकि क्लोरोमफेनिकोल का साइट नहीं है इसमें ना, कैनामाइसिन एक एंटीबायोटिक होती है, उसकी साइट नहीं है इसमें। किसकी रेजिस्टेंस साइट है, केवल एम्पिसिलिन की है और टेट्रासाइक्लिन, तो दो से इसमें ये रेजिस्टेंस पावर लगी हुई है। समझ में आ रहा है। तो सेलेक्टिव मार्कर जीन्स क्या होती हैं, ये होती हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। एंटीबायोटिक की जो रेजिस्टेंस वाली जीन होती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव मार्कर जीन्स। कौन कौन सी हो सकती हैं, 4 बुक में लिखा है। पहला है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, तीसरा है क्लोरोमफेनिकोल रेजिस्टेंस, ठीक है, और कैनामाइसिन। बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं, तो सर 4 की रेजिस्टेंस जीन, मतलब 4 एंटीबायोटिक दिखाया गया है, और भी हो सकते हैं। हाँ नहीं, टेट्रासाइक्लिन अलग है, आप और करके नहीं लिखा, अच्छा और लिख दिया है, देखिए भाई कहाँ है, पढ़ देखिए एक मिनट, नहीं, इस और का मतलब देखिए, बुक में आपके पढ़ने का तरीका गलत हो जाता है। ये कह रहा है कि चाहे एम्पिसिलिन की साइट हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन भी हो सकती है, या कैनामाइसिन भी हो सकता है, और का मतलब ये है दोनों सेम नहीं है। हाँ, मतलब इनमें से कोई भी हो सकती है, ये अथवा ये, और ये लिखा उसने, दोनों सेम एंटीबायोटिक नहीं है। समझ में आ रहा है, ये चीज है। तो इनकी साइट हो सकती है, और साथ में एक और सेलेक्टिव मार्कर जीन है जो अगले पेज पर पढ़ेंगे, वो होता है बीटा गैलजीन। नोट कर लीजिएगा, बीटा गैलजीन ये भी क्या है, सेलेक्टिव मार्कर जीन है। 2 तरीके की जीन होती हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को भी सेलेक्टिव मार्कर जीन बोलते हैं, और बीटा गैलजीन भी होती है, ठीक है। बीटा गैलजीन आपको किस प्लाज्मिड में मिलेगी, तो देखिएगा NPUC8 प्लाज्मिड, ये आपको हर प्लाज्मिड में देखने को नहीं मिलती है। बीटा गैलजीन कहां मिलेगी, PUC8 एक अलग प्लाज्मिड बनाया गया है, जैसे PVR322 में 2 ही एंटीबायोटिक का साइट है, ठीक है, और PUC8 में बीटा गैल का साइट मिलेगा देखने को आपको, वो भी सेलेक्टिव मार्कर। अब सेलेक्टिव मार्कर जीन्स क्या होती हैं, पहले तो ये नोट कर लीजिएगा, ये आइडेंटिफाइड करती हैं, आइडेंटिफाई करती, क्या पता लगाने में मदद करती हैं, ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब यही चीज नहीं समझ में आ रही होगी, पहले नोट भी कर, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट या फिर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कहाँ नहीं हुआ, इसको ऐसे समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए। देखिए हमारे पास ये जीन है, ठीक है, हमने इसको एक प्लाज्मिड में जोड़ दिया। अब उस प्लाज्मिड में हो सकता है कि कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगी हो, जैसे अगर ये वाला प्लाज्मिड होगा तो उसमें एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंस जीन है और टेट्रासाइक्लिन वाला है, कोई और भी हो सकता है, ठीक। जोड़ दिया आपने, जोड़ने के बाद में इस प्लाज्मिड को कहाँ भेजेंगे, एक सेल में भेजा जाएगा, होस्ट सेल में। तो क्या एक ही सेल होती है, नहीं, बहुत सारी सेल होती हैं। ऐसे प्लेट होती है, प्लेट में बहुत सारे बैक्टीरिया रखे होते हैं, आपने प्लाज्मिड को उसमें मिला दिया, ठीक है। प्लाज्मिड एक नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा।
क्योंकि एक तो हेरा जाएगा, खो जाएगा, तो खोजेंगे कहाँ? तो ढेर सारे अब ढेर सारे कैसे बनाते होंगे? तो एक मशीन होती है ना, पीसीआर मशीन, ये जीन एक नहीं होती है, ये भी देखिए, एक जीन हमने निकाला, इसकी ढेर सारी कॉपी पहले रेडी करा लेंगे, पहले इसकी भी रेडी करा लेंगे, जोड़ देंगे, इसकी का मतलब प्लाज्मिड जो आप काट के लाए थे उसकी कॉपी रेडी करा लेंगे इसकी। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो आपके पास में, चूंकि इसकी बहुत सारी कॉपी थी, मशीन से बना ली थी, मशीन क्या है, आगे टॉपिक दिया है पीसीआर, इसकी कॉपी रेडी करा लेंगे, तो ढेर सारे ये मिल गए, ढेर सारे ये मिल गए, सबको जोड़ करके ऐसे आपको कई मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, ये बहुत सारे रहेंगे, ठीक। अब ढेर सारे आपके पास क्या, अच्छा इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं ना, कि नहीं बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, दो डीएनए, एक ये जीन और एक प्लाज्मिड जोड़ करके बनाया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक। तो ढेर सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपके पास हैं, और आपके पास एक प्लेट है, उसमें हजारों में संख्या में बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, ठीक है, एक सेल नहीं है, पता नहीं कितनी है। अब आपको मिलाना है उसमें, तो ये जो है, ये जैसे आपके पास सोचिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 3 सेल हैं या 4 बना दे, ये किस में पहुंचा, ये किस में पहुंचा, कोई जरूरी नहीं है कि ये सभी के अंदर पहुंच जाएगा, ये भी जानिए, जितने बैक्टीरिया आपके पास हैं, होस्ट सेल, ये डीएनए सब में पहुंच जाए, कोई गारंटी नहीं है, सब में जाता भी नहीं है। मान लीजिए ये इसमें आया, इसमें भी आ सकता है, इसमें आया, तो फिर कैसे पता लगाएंगे किसमें गया ये, जब सेल आंख से नहीं दिखती है, तो कैसे पता लगाएंगे किसमें पहुंचा, क्योंकि उसी को तो आगे हमको फर्दर आगे अपने एक्सपेरिमेंट में ले जाना है, इनको तो यहीं से खत्म कर देना है ना ये। तो जिस सेल में पहुंचता है उससे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट सेल, ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, और जिस सेल में नहीं जाएगा उसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आ रहा है? जिस सेल में पहुंचा उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, होस्ट सेल है, और जिसमें नहीं जाएगा उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एक चीज और देखिए, फिर से इसको यहां ले लेता हूं, तो देखिए आपको तो समझ में आएगा। जैसे आपके पास ये मैंने यहां जोड़ दिया था, ठीक है, आपके पास जीन थी, आपके पास ढेर सारे कटे हुए प्लाज्मिड थे, ढेर सारे कटे हुए प्लाज्मिड आपके पास थे, आपने क्या किया, इन जीन को प्लाज्मिड में जोड़ दिया, तो क्या लगता है आपको कि सारे जीन प्लाज्मिड में जुड़ गए होंगे? नहीं, सब नहीं जुड़ सकते हैं, हो सकता है कुछ प्लाज्मिड ऐसे बचे रह गए हों जिनमें जीन ऐड ना हुई हो, जिनमें जीन ऐड ना हुई हो। तो आपके पास प्लाज्मिड यहाँ 2 वैरायटी के हो सकते हैं, एक प्लाज्मिड ऐसा मिलेगा जो क्या होगा, इसको नोट भी करते रहिए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड भी देखने को मिलेगा, और दूसरा होगा नॉर्मल प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड कैसा है, नॉर्मल है, नॉर्मल प्लाज्मिड, इसमें जीन ऐड नहीं हुआ, हो सकता है ये कटा ही ना हो एंजाइम से, और कट भी गया होगा तो हो सकता है जीन ना जुड़ा हो, तो नॉर्मल प्लाज्मिड होगा, ठीक है। और याद रखिए नॉर्मल प्लाज्मिड में नो एंटीबायोटिक, कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता, क्योंकि जो प्लाज्मिड हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं वो हम बनाते हैं, ये हमने बनाया है लैब में, उसमें जीन को जोड़ा है, कौन सी जीन को जोड़ा है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। नॉर्मल प्लाज्मिड जो ई कोलाई से निकाला जाता है उसमें क्या है, उसमें वो सारी चीजें नहीं होती हैं, ठीक है। अब देखिए ये प्लाज्मिड हैं, तो आपके पास ये होस्ट सेल हैं इतने सारे, ठीक। ये प्लाज्मिड सोचिए इसमें पहुंच गया ये प्लाज्मिड, देखिए, ठीक है। जिसमें ये पहुंचेगा इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल, ये होस्ट सेल में क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ये दोनों क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, इनमें प्लाज्मिड नहीं पहुंचा है, तो ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट।
हो सकता है ये वाला प्लाज्मिड इस सेल में पहुंच गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दो प्लाज्मिड आपके पास दो कैटेगरी के थे, कुछ वो वाला प्लाज्मिड जिसमें आपने जीन को जोड़ा था वो कहीं पहुंच गए, जिसमें आप जीन नहीं जोड़ पाई वो भी तो कहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पहुंच गया। कुछ सेल ऐसी मिलेंगी जिसमें कोई प्लाज्मिड नहीं जाएगा, वो प्लाज्मिड ना तो ये वाला ना तो वो वाला, कोई प्लाज्मिड उनके अंदर जाएगा ही नहीं। तो ऐसी सेल को बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल, और जिसके अंदर प्लाज्मिड पहुंचा रहेगा उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि जो होस्ट सेल होती हैं, होस्ट सेल वो तीन प्रकार की हो सकती हैं, मेन तो दो हैं, ट्रांसफॉर्मेंट हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट, और दूसरी क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। समझ रहे हैं ना? ट्रांसफॉर्मेंट कौन सी होस्ट सेल मानी जाएगी, जिसके अंदर प्लाज्मिड पहुंचा है, और वो प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट वाला भी जा सकता है, नॉर्मल भी जा सकता है। तो उसके आधार पर इसके दो टाइप होते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेंट सेल के कितने हैं, दो टाइप हैं, एक है रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्मेंट सेल, भाई ट्रांसफॉर्मेंट तो है ही है ना, और दूसरा क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट। समझ रहे ना? ये दो आपके पास सेल आई जिनमें प्लाज्मिड पहुंच चुके हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जब प्लाज्मिड पहुंच जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। जिसमें नहीं पहुंचता है किसी वजह से वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसमें क्या है, नो प्लाज्मिड इंटर, अगर कोई प्लाज्मिड इनमें इंटर नहीं कर पाए हैं, ये नहीं ले चुके पाए हैं, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इनके अंदर प्लाज्मिड इंटर हो चुका है, इनके अंदर क्या है, प्लाज्मिड इंटर हो जाएगा। कौन सा वाला गया है, रिकॉम्बिनेंट वाला जो जीन को लेके आ रहा था, कि नॉर्मल वाला? तो अगर जीन वाला गया है तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को लिए हैं, और जो नॉर्मल प्लाज्मिड को लेते हैं वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं गया है, नॉर्मल प्लाज्मिड है। तो ये क्या है, ये कैरी करेंगे नॉर्मल प्लाज्मिड को, ठीक है, और इनके अंदर क्या जाएगा, इनके अंदर रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। समझ में आया? तो तीन तरीके का होस्ट सेल ऐसे मिल सकता है आपको। फिर हम आगे फर्दर इसी को ले जाएंगे। सेलेक्ट, अब देखिए सेलेक्ट किसको करेंगे, ये तो पसंद करेंगे ना हम, ये तो हटा देंगे, ये तो किसी काम लायक नहीं, क्योंकि यहाँ जीन नहीं है, यहाँ हमारी वाली जीन नहीं जुड़ पाई इस प्लाज्मिड में, तो इसको हटाना पड़ेगा। ये तो कहानी खत्म, ये बेकार है, इसके अंदर कोई प्लाज्मिड नहीं पहुंचा, इसको आगे सेलेक्ट कर लेंगे, हम चुन लेंगे इसको। तो सिलेक्शन, जो सिलेक्शन समझ में आया, सिलेक्शन क्या होता है, सेलेक्ट करना, किस होस्ट सेल को आप पसंद करेंगे आगे ले जाना, ले जाने का मतलब उसी को मल्टीप्लाई कराएंगे। अब कौन सी जीन ऐसी होती है जो सिलेक्शन में मदद करती है, अब वही एंटीबायोटिक समझना है, वो जीन है जो सिलेक्शन में मदद करेंगी, आपको आसान कर देंगी कि आप कौन सी जीन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, वो देखिए। तो यहां पर इस वाले प्लाज्मिड में आपके पास में दो था, यहां पर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है। इस वाले हिस्से में आपके पास में कौन सा था, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर लगी है, और इस वाले हिस्से में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पर पीवीयू सेकंड, पीवीयू फर्स्ट है, और पीएसटी फर्स्ट एंजाइम कैंची की साइट है, यहाँ बैम H1 की साइट है, और ये सेल 1 की साइट है। एंजाइम के अंदर याद रखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर साइट है ये। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट एंटीबायोटिक के बाहर भी हो सकता है, जैसे पीवीयू सेकंड एक एंजाइम की साइट है ना, वो कहाँ है, वो एंटीबायोटिक के अंदर नहीं है, एंटीबायोटिक से कहीं दूर है, हट करके है, तो कोई जरूरी नहीं एंटीबायोटिक के अंदर भी हो, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन तब नहीं करा पाएंगे
अगर आपने इस एंजाइम से काटा, ध्यान सुनिएगा, इस एंजाइम से कट मारा अगर आपने PBU सेकंड से, तो आप सिलेक्शन नहीं करा पाएंगे। क्यों नहीं करा पाएंगे? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर में जो एंजाइम की साइट होती है, उनसे जब आप काटते हैं तब सिलेक्शन होता है। जैसे इससे काटेंगे सिलेक्शन करा ले जाएंगे, इससे ये सब क्वेश्चन आ सकता है कि इस प्लाज्मिड में किस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से सिलेक्शन में मदद होती है। तो जो एंटीबायोटिक के अंदर वाली, यहाँ EcoR1 का है, काट लीजिए, सिलेक्शन नहीं करा पाएंगे, सिलेक्शन नहीं करा। कैसे नहीं होगा वो देखिए। एक चीज और समझिए, एक वर्ड है इंसर्शन, इनएक्टिवेशन। आज जो लोग नहीं आए हैं ना, आज वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, जो लोग नहीं आए हैं समझ में नहीं आएगा जल्दी। इंसर्शन इनएक्टिवेशन क्या होता है? देखिए, अगर मैं इस प्लाज्मिड को इस एंजाइम की मदद से यहां कट कर दूं, यहां कट करके, और अपनी वाली जीन को उठा करके यहां जोड़ देता हूं, तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस क्षमता खत्म हो जाएगी। अब इसके अंदर अब ये प्लाज्मिड एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिस जगह पर काटा जाता है वो जगह इनएक्टिव हो जाती है। जैसे BAMH1, इसमें से कौन सा एंजाइम वाला साइट है? BAMH1 सेल 1। BAMH1 से अगर काटेंगे यहां पर, तो वो काट दिया मैंने, ठीक है, तो ये टेट्रासाइक्लिन वाली साइट बीच में से कट गई कि नहीं कटे? अरे मान लीजिए सीधी लाइन है और आपके पास बीच में से इसको तोड़ दीजिए, हटा दीजिए, तो बीच में कट लग गया ना, तो ये तो पूरा बेकार हो गया, कंप्लीट नहीं। ये टेट्रासाइक्लिन की इतनी बड़ी साइट है, उसमें से कहीं अगर बीच में कट लग गया तो एंजाइम की प्रॉपर्टी खत्म, अभी रेजिस्टेंस नहीं रह जाएगा, अभी प्रतिरोधक क्षमता खत्म कर देगा। तो इससे काटेंगे या इससे काटेंगे तो टेट्रासाइक्लिन पावर खत्म हो जाएगी, इससे कट करेंगे या इससे तो एम्पिसिलिन पावर खत्म हो जाएगी। जहां काटेंगे वहीं जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए, इंसर्शन इनएक्टिवेशन वही है कि जहां पर एलियन DNA को ले जा करके जोड़ते हैं, क्योंकि जहां काटेंगे वहीं जोड़ेंगे, तो वो हिस्सा इनएक्टिव हो जाता है, वो पर्टिकुलर हिस्सा प्लाज्मिड का इनएक्टिव हो जाता है। यहां पर क्या है, सीक्वेंस जो होती है ऑफ प्लाज्मिड वो इनएक्टिव हो जाएगी, इनएक्टिव आफ्टर इंसर्शन ऑफ एलियन DNA। एलियन DNA को इंसर्ट कराने पर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस प्लाज्मिड की इनएक्टिव हो जाती है। अब बुक में पैराग्राफ लास्ट की कुछ लाइनों को बड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है। आपके पास कितनी एंजाइम की साइट हैं? 2 हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको 3 तरीके का, फिर से देखिए, होस्ट सेल, अब एक बड़ा सा इसको हटा दूं मैं, हो गया ये, और हो गया हो तो ये देखिए, आपके पास होस्ट सेल कितने प्रकार की हो सकती हैं? 3 प्रकार की, ठीक है। ये 3 प्रकार की पहले हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये समझ में आ रहा है ना? ऐसा ट्रांसफॉर्मेंट सेल जिसमें प्लाज्मिड पहुंचता है उसको ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट वाला पहुंचा तो रिकॉम्बिनेंट। दूसरा क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, इसमें भी पहुंचा है लेकिन इसमें नॉर्मल वाला पहुंचा है, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। और तीसरा है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें कोई प्लाज्मिड नहीं गया है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट सेल, ठीक है। ये 3 प्रकार की होस्ट सेल आपके पास मिल सकती हैं। अब 2 तरीके का एंटीबायोटिक लिखा है। एंटीबायोटिक कौन सा है? ये एंटीबायोटिक 2 प्रकार का है। एक आपके पास है एम्पिसिलिन और एक क्या है? टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। अब बताइए, आपके पास में ये प्लेट थी, कांच की प्लेट में बहुत सारे बैक्टीरिया होस्ट सेल थे, आपने प्लाज्मिड मिलाए। प्लाज्मिड 2 प्रकार के हो सकते हैं, कुछ में जुड़ा होगा, कुछ नॉर्मल। वो प्लाज्मिड जो जुड़ा वाला, जिसमें जीन जोड़ी गई थी, वो किस में पहुंचा, किस सेल में, ये पता लगाने के लिए इसी में तो गया होगा ना, इसी में गया होगा। तो कैसे पता लगाएंगे? ये आपके पास है, इसमें
3 तरीके के होस्ट सेल हैं, ठीक है। इस पूरे मीडियम में आप मिला दीजिए क्या चीज, एम्पिसिलिन। प्लेट में क्या मिला दीजिए, एम्पिसिलिन, ठीक है। तो बताइए एम्पिसिलिन अगर मैं मिला देता हूं तो इसमें से कौन सी सेल मर जाएगी। अच्छा ये भी जानना जरूरी है कि हमने किस जगह पर जोड़ा है, ये जो प्लाज्मिड में डीएनए को जोड़ा है वो कहां जोड़ा। अगर मैं कह रहा हूं हमने बैम H1 साइट को काट के जोड़ा, कौन सा वाला, ये देखिए हमने ये वाला बैम, बुक में ही लिखा गया बैम H1 साइट को काटा, बैम H1 एंजाइम से इस साइट को काटा है। कहां जोड़ा है मैंने, बैम H1 साइट पर, जहां पर ये वाला एंजाइम का साइट है। तो बैम H1 एंजाइम से इसको यहां काटा होगा, यहां जोड़ा होगा। तो कौन सी जीन इनएक्टिव हो जाएगी, टेट्रासाइक्लिन वाली क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, रेजिस्टेंस खत्म। अब टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस नहीं रह गया। तो अगर मान लीजिए आपने बैम H1 से जोड़ा गया है काट करके, ठीक है, एलियन डीएनए इंसर्ट कराया गया है, इंसर्ट एट बैम H1, तब क्या होगा, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिव, इतना हम जानते हैं, ठीक है। और अगर सेल 1 से, अगर उससे PST1 से काटा गया होता या PBO1 से, तो कौन सी जीन इनएक्टिव हो जाती, तो एम्पिसिलिन खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये बताइए एम्पिसिलिन अगर मैं मिलाता हूं तो ये इसमें से कौन सी सेल मर जाएगी। 3 तरीके की होस्ट सेल हैं, कौन सी सेल मर जाएगी इसमें से, बता सकते हैं सोच करके। 3 प्रकार की आपके पास होस्ट सेल हैं। एक सेल ऐसी है जिसमें वो वाला डीएनए पहुंचा जिसमें हमने जीन को जोड़ा है, एक सेल ऐसी है जिसमें वो वाला डीएनए पहुंचा इसमें हमने जीन को नहीं जोड़ा है, एक सेल ऐसी इसमें कोई डीएनए नहीं है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इस वाले डीएनए प्लाज्मिड में, इस वाले प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों जीन था, इसमें भी दोनों जीन है, इतना मैं बता दे रहा हूं। प्लाज्मिड जहां जहां पहुंचा उसमें दोनों जीन लगा हुआ है, एम्पिसिलिन वाली जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन। हाँ ये है कि कुछ जगहों पर इनएक्टिव हो गई होगी, कहीं पर इनएक्टिव नहीं है। अब बता सकते हैं रिकॉम्बिनेंट वाला कौन सा वाला है, रिकॉम्बिनेंट वाला कौन सा इसमें से पहले मर जाएगा। पहले तो सोचिए ये वाला एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ये डाई कर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं पहुंचा। नॉर्मल इकोलाई सेल जो होती है, नॉर्मल इकोलाई, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस पावर नहीं होती है, ठीक है। इसके पास अपना प्लाज्मिड होगा, अपना तो सबके पास है, अपना प्लाज्मिड तो सबके पास है, हम एक अलग से भेज रहे हैं, ठीक है। इसके पास भी अपना, इसके पास भी अपना, तो अपने प्लाज्मिड के अंदर वो क्षमता नहीं है, जो बाहर से भेजा जा रहा है उसमें रेजिस्टेंस पावर है। ये तो तुरंत खत्म हो जाएंगे क्योंकि इनके अंदर तो प्लाज्मिड पहुंचा नहीं बाहर वाला, और बाहर वाले प्लाज्मिड में तो रेजिस्टेंस जीन लगा हुआ था, वही तो बचा रहे थे, इसको तो कोई नहीं बचा पाएगा, ये तो मर जाएगा। तो ये डाई कर जाएगा एम्पिसिलिन मिलाने पर तुरंत। ये दोनों क्या होंगे बताइए, ये इसमें ये वाला, ये दो बच्चा, इसमें से कोई मरेगा कि दोनों बचेंगे, हाँ दोनों बचेंगे, क्योंकि एम्पिसिलिन को मैंने कहीं काटा नहीं है। दोनों प्लाज्मिड में, जो प्लाज्मिड आपको वो वाला जा रहा था जो बुक में बना है ना, प्लाज्मिड जो बुक में बना है वही प्लाज्मिड तो यहाँ भेजा गया। दोनों में क्या है, एम्पिसिलिन बरकरार है, कटा नहीं है ना, तो कटा नहीं है किसी में भी एम्पिसिलिन। हमने जो डीएनए कहां जोड़ा है, हमने तो टेट्रासाइक्लिन में जोड़ा जाकर के ना इसमें, तो एम्पिसिलिन में तो कुछ नहीं जोड़ा, तो एम्पिसिलिन वाली क्षमता तो बरकरार है, तो एम्पिसिलिन मिलाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस बरकरार रहेगा इनके अंदर, दोनों जगह क्या रहेगा, लाइव रहेगा, ये दोनों सेल जिंदा रहेगी। लेकिन समझ में आ रहा ना ये चीज, एम्पिसिलिन कटी नहीं है, दोनों में अंदर प्लाज्मिड पहुंचा हुआ वाला बुक में जो बना, लेकिन कहीं पर भी कट नहीं हुआ है। अब टेट्रासाइक्लिन जब मिलाएंगे तो ये तो मर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई प्लाज्मिड ही नहीं गया, तो जब कोई प्लाज्मिड ही नहीं है तो कोई क्षमता ही नहीं है इसकी, ये तो हमेशा ही मरा रहेगा, डाई करेगा, ठीक है। अब बताइए ये दोनों के साथ क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट ये वाला जिसमें हमने जीन को भेजा था, जीन को कहां जोड़ा था ले जाकर के, टेट्रासाइक्लिन वाली साइट में ही कट लगाया था, वहीं जीन को जोड़ा था हमने, और इसमें तो जीन जोड़ा ही नहीं है, इसमें तो नॉर्मल प्लाज्मिड पहुंच चुके हैं।
तो रिकॉम्बिनेंट वाले में रेजिस्टेंस किसकी खत्म होगी? टेट्रासाइक्लिन। तो अगर टेट्रासाइक्लिन मिलाएंगे तो ये रेजिस्टेंस खत्म हो चुकी है, अभी मर जाएगा। हम कौन सा मिला रहे हैं? एम्पिसिलिन वाला चेक कर चुके हैं ना, हम कौन सा चेक कर रहे हैं? टेट्रासाइक्लिन का फर्क। तो इस पर टेट्रासाइक्लिन मिलाने पर रेजिस्टेंस पावर खत्म हो चुकी थी, मर जाएगा। इसमें है क्योंकि यहाँ टेट्रासाइक्लिन कट नहीं हुई है, तो ये वाला मर जाएगा तुरंत, ये डाई कर जाएगा, ठीक है, और ये लाइव रहेगा। समझ में आया? अब बुक में लिखा हुआ है क्या चीज? 2 प्रकार के एंटीबायोटिक है। देखिए बुक में लास्ट में लाइन लिखा गया होगा कि 2 तरीके के एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं। कौन सा मिलाया जाता है सिलेक्शन कराने के लिए? देखिए सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आपको चाहिए कौन सा वाला? ये वाला सेल आपको ही तो चाहिए, ये तो चाहिए नहीं, इसमें तो हमने जीन, हमारी वाले जीन पहुंची नहीं, इसमें तो नॉर्मल प्लाज्मिड गया, इसमें कुछ नहीं, हमको तो यही आगे बढ़ाना है। इसको चुनेंगे कैसे? इसको बताइए। इसको सेलेक्ट करने में 2 तरीके की एंटीबायोटिक आपके पास थी, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन जो है वो किसको सेलेक्ट करती है? बताइए, एम्पिसिलिन क्या सेलेक्ट करती है? इस तीनों में से 3 है, 3 में से इसको हटा देती है, 2 को सेलेक्ट कर लेती है ना। जैसे एम्पिसिलिन जब आप मिलाएंगे तो आप रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही तो बचे रह गए हैं। किसको अलग कर ले जाएंगे? इसको अलग कर देंगे, ये तो मर जाएगा ना। लेकिन इनको तो अभी अलग नहीं कर रहा, देखिए दोनों में बचा हुआ है। तो एम्पिसिलिन जो जीन है, अगर आपने कहां जोड़ा ले जा करके? वैन H1 से काटा था, मान लीजिए आपने इससे काटा था, उस केस में एम्पिसिलिन क्या है? इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहा, दोनों जगह बच रहा है। कौन अंतर कर रहा है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन मिलाने पर ये मर रहा है और ये बच रहा। तो यही जो है टेट्रासाइक्लिन वाला ही तो पहचानने में मदद कर रहा है कि किसको आगे ले जाना है। जो मर जाएंगे, ठीक है, उन्हीं को आगे, अब मर गए तो कैसे आगे बढ़ाएंगे उनको? वो मर गए तो कैसे उनको आगे बढ़ाएंगे? बताइए, वो तो मर गए टेट्रासाइक्लिन मिलाने पर, तो उनको आगे कैसे बढ़ाएंगे? वही तो सिलेक्शन इसने कराया, इसने कराया। ये केवल ये पता लगाने में मदद करता है कि किसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, किसमें नहीं हुआ। जिसमें नहीं वो मर गया, जिसमें है वो जिंदे। ये क्या पता लगाने में मदद किया? ये बताया कि किसमें रिकॉम्बिनेंट गया, किसमें नहीं गया, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट वाला जिसमें जाएगा वो मर जाएगा, जिसमें नहीं जाएगा वो बचेंगे। ये तो मर ही जाते हैं, इनका तो पूछना ही नहीं है। तो टेट्रासाइक्लिन को पहचानने में मदद किया, लेकिन जब ये मर जाएंगे गाड़ी, तो उनको आगे कैसे बढ़ाएंगे फर्दर? तो इनका ऐसा नहीं, सारा सैंपल नहीं यूज कर लिया जाता है, सारा सैंपल यूज नहीं करते हैं, थोड़ा सा सैंपल यूज करते हैं, बाकी को बचा के रखे रहते हैं। टेस्ट करते हैं कि ये जो है मरेंगे कि नहीं मरे। अगर ये मर गए तो इनका वाला सैंपल आगे बढ़ा दिया जाता है, जो बचा के रखे हुए हैं। अगर नहीं, सारे सैंपल में एंटीबायोटिक नहीं मिला लेते हैं। समझ में आया? पीछे समझ में आ रही है? और इसी का उल्टा अगर कर दिया जाए कि अगर एम्पिसिलिन अगर किससे काटा गया? PST1 से और या फिर PGU1 से काटा गया है, तो बताइए कौन सी एंटीबायोटिक इन दोनों को पहचानने में मदद करेगी? कौन सी एंटीबायोटिक? तो ये वाली एंटीबायोटिक फिर मदद करेगी, क्योंकि ये इनेक्टिव हो जाएगी। अब इस केस में अगर इससे कटेगा तो ये एंटीबायोटिक, ये दोनों केस उठ करके यहां आ जाएगा फिर, ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये वाला केस उठ करके वहां चला जाएगा। ये वाला तो दोनों केसेस में है। अब वो पढ़ लेना, 3-4 लाइनों को ऐसा लिखा गया है कि उसको आपको समझने में दिक्कत होगी। मैंने आपको ये बता दिया है कि 2 प्रकार के एंटीबायोटिक हैं। एक एंटीबायोटिक ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से पहचानने में मदद करता है, दूसरा एंटीबायोटिक जो है वो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से पहचानने में मदद करता है। यही लाइनों को लिखा हुआ उसमें, समझ में आ रहा है? तो ये होता है सेलेक्टिव मार्कर जीन। एक और समझ लीजिए, इसमें समस्या ये आते हैं, ये अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से अगर एंटीबायोटिक ले करके आप सिलेक्शन करा रहे हैं, किससे सिलेक्शन कराया मैंने? एंटीबायोटिक की मदद से। ये प्रोसीजर बड़ा कठिन होता है, टाइम टेकिंग होता है, झंझट वाला है। झंझट वाला कैसे? उसमें लिखा, देखिए पढ़िए, उन्होंने लिखा, अगले पेज पर आइए, देखिए यहां एक लाइन लिखा है, selection of the recombinant due to the
इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक जीन जब इनएक्टिव हो जाती है, अगर इसकी मदद से हम सिलेक्शन करा रहे हैं, इज ए कम्बरसम प्रोसीजर। कम्बरसम का मतलब एक जिसको कह सकते हैं बहुत बोरियत वाला प्रोसीजर है, ठीक है, झंझट वाला प्रोसीजर है ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें हमको दो अलग अलग प्लेट बनाना पड़ता है। एक प्लेट में आप अलग एंटीबायोटिक मिलाएंगे, एक में अलग एंटीबायोटिक मिलाएंगे। पर ये देखिए लिखा है बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑफ टू प्लेट्स हैविंग द डिफरेंट एंटीबायोटिक। अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें आपको एक साथ में दो अलग अलग प्लेट बनानी पड़ेगी अलग अलग एंटीबायोटिक के लिए। एक में आप एम्पिसिलिन मिलाएंगे और एक में आप टेट्रासाइक्लिन मिलाएंगे, और फिर भी बड़ी समस्या हो जाएगी पहचानने में, कहां गया कहां नहीं गया, किसको उठाएं किसको ना उठाएं, ठीक है। और सबसे आसान तरीका क्या है? लेग जेड वाला है। तो दूसरा तरीका देखिए, जो सिलेक्शन का मेथड, किसका सिलेक्शन कराते हैं, किसका कराते हैं, कौन सी होस्ट सेल चुनते हैं हम? अरे किस होस्ट सेल को सेलेक्ट कराते हैं? रिकॉम्बिनेंट वाले को, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया उसी को तो चुनेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट होस्ट सेल, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेंट तो दो तरीके का हो सकता है ना, इसमें नॉर्मल गया है, कुछ में हमारा वाला डीएनए गया है, तो जिसमें हमारा वाला जुड़ा हुआ जाएगा वो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होगा। उसको सिलेक्शन कराने का दूसरा अनदर तरीका, अनदर प्रोसेस क्या है, जो कि एक बहुत आसान है, ठीक है, इजी प्रोसेस है, वो इजी प्रोसीजर है, और वो है सिलेक्शन बाय बीटा गैल्जीन। किससे करते हैं? सिलेक्शन बाय बीटा गैल्जीन। अभी मैंने प्लाज्मिड छोड़ दिया, देखिए बीटा गैल्जीन। अब ये जीन है, बीटा अगर आपने पढ़ा है, ZYA, इसी को लेक जेड जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक जेड जीन। लेक ऊपर हम पढ़ा ना, उसमें जेड जीन होती है, वो क्या करती है, वो बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, जो लैक्टोज को तोड़ता है। तो हमारे पास लैब में साइंटिस्ट ने क्या किया, लैब में साइंटिस्टों ने एक प्लाज्मिड बनाया, वो प्लाज्मिड का नाम क्या रखा, PUC8 प्लाज्मिड, ठीक है। इस प्लाज्मिड में उन्होंने क्या किया, इसमें एंजाइम, देखिए प्लाज्मिड बनाया गया है तो एंजाइम का साइट तो रखेंगे, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो कटेगा। बिना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट के कैसे वो कटेगा? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट कितनी है कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पावर भी लगा दी गई है। इसमें एक विशेष चीज की गई है, लेक जेड जीन है, लेक जेड जीन लगाया हुआ है, इसी को बीटा गैल्जीन भी बोलते हैं, ठीक। और हमको पता है कि अगर इसमें भी एंजाइम का साइट है, ध्यान रखिएगा, इस जीन जैसे एंटीबायोटिक के अंदर वहां दो एंजाइम का साइट था ना, वैसे लेग जेड के अंदर भी एंजाइम का साइट है, क्योंकि एंजाइम से कट होगा, यहाँ पर किसी कट हो जाएगा तो ये जीन क्या हो जाएगी बताइए। अगर इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से यहां से काटा, ये जीन क्या हो जाएगी, हाँ, इनएक्टिव हो जाएगी ना जीन को। जिस जीन के अंदर में अगर कट मार रहे हैं तो वो जीन पूरी खत्म, इनएक्टिव हो जाएगी। यहां लेफ्ट जेड अभी देखिएगा इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, नॉर्मल, देखिए इसमें भी वही तीन चीजें हैं, वही तीन। पहले उसके बारे में समझ लीजिए। जो लेक जेड जीन होती है वो क्या करती है, वो बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इतना पता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाती है। आपने कहां पढ़ा है, वो जीन क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, आपने लैक्टोप्रो में पढ़ा। ये एंजाइम क्या करता है, ये ब्रेक करता है किसको, लैक्टोज को तोड़ता है, इतना हम जानते हैं, लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम बनाया इस जीन ने। अब पहचानेंगे कैसे, वहां तो एंटीबायोटिक मिलाते थे हम, यहां पहचानने का तरीका क्या है, कैसे पता लगेगा कि लैक्टोज टूट गया, कैसे पता लगेगा कि लैक्टोज टूट गया, पहले तो ये जानते रहिए। एक है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट,
ठीक है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का एग्जाम्पल है एक्स गैल। एक्स गैल एक सबस्ट्रेट है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोजेनिक जानते हैं। ऐसा कोई मटेरियल जो कलर को चेंज कर सकता है उसको बोलते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है, वो कलर को अपने किसी वजह से कलर को चेंज कर दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोजेनिक सब, कलर बदलने वाले सबस्ट्रेट। ठीक है। तो अगर लेक जेड जीन एक्टिव, दो केस लिख रहा हूं, अगर क्या है, इफ लेक जेड जीन मान लीजिए क्या है, एक्टिव है। एक्टिव कैसे रहेगा? यहां नहीं जोड़ा गया, एक्टिव रहेगी। तो अगर ये एक्टिव है तो क्या बनाएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा ना, इसकी सिंथेसिस कराएगा। तो जब ये एंजाइम बनेगा तो क्या होगा? ये एंजाइम क्या करेगा? ये लैक्टोज को तोड़ेगा, इतना जान रहे हैं। लैक्टोज ब्रेक करेगा। कैसे पता लगेगा लैक्टोज टूट गया है? इस एंजाइम को, ठीक है, जब जहां पर मान लीजिए आपके पास ये सेल है, इस सेल में वो वाला प्लाज्मिड है, ठीक है, कौन सा वाला? POC8 प्लाज्मिड पहुंच गया है। इसमें लेक जेड जीन में हमने कट नहीं लगा, मतलब इसमें वो पहुंचा जिसमें हमारी वाली जीन नहीं जुड़ी है, हमारी वाली जीन इसमें प्लाज्मिड में नहीं जुड़ा है। ठीक है, समझ रहे ना? तो आप जैसे ही इस पर क्या करेंगे, सॉरी, हमारी वाली जीन जुड़ी है, इसमें हमारा एलियन DNA क्या है? इंसर्ट है। तो बताइए इस सेल को क्या बोला जाएगा? रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट वाली बोले, ट्रांसफॉर्मेंट तो बोलेंगे क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया है, प्लाज्मिड पहुंच चुका है, लेकिन हमारा वाला जीन लेकर के पहुंचा है जो हमने जीन जोड़ी थी, तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक, तो इसमें लेक जेड जीन इनएक्टिव हो जाएगी ना, कि नहीं होगी? लेक जेड जीन क्या हो जाएगी? इनएक्टिव, क्योंकि हम जो है इस DNA को कहां जोड़े? इसी जीन में उठा करके जोड़ दिए थे। जैसे वहां एंटीबायोटिक इनएक्टिव, वैसे यहाँ जीन। तो जब ये इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक, तो ये काम नहीं करेगी तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। तो जब ये एंजाइम नहीं बनेगा, लेक जेड जीन में इनएक्टिव लिख दे रहा हूं, यहाँ इनएक्टिव लिखिएगा पहला केस। ठीक है, इनएक्टिव कब होगा? वो लिखेंगे इन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये उस वाली सेल में ये जीन इनएक्टिव हो जाएगी जिस सेल में हमारा वाला जुड़ा वाला DNA वो प्लाज्मिड पहुंचा, जहां हमने जीन को जोड़ के भेजा है। तो वो जीन क्या हो जाएगी? इनएक्टिव, क्योंकि काटेंगे जोड़ेंगे तो जीन क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो जो सेल इस वाले DNA को लेगी प्लाज्मिड को, उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। वहां पर ये जीन क्या हो जाएगी? बीटा गैलेक्टोसिंथेसिस नहीं होगा। तो नहीं होगा तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, लैक्टोज ब्रेकडाउन नहीं करेगा क्योंकि एंजाइम नहीं बन रहा है। तो अगर इसी जगह पर, इसी सेल के ऊपर आप क्या है, इसी सेल के ऊपर आप वो ये मिला देंगे, ये कलर चेंज करने वाला क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जब मिलाएंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज। मतलब व्हाइट कलर आपको दिखाई देगा। कॉलोनी कैसे रंग की रहेंगी? कॉलोनी का मतलब समझना, बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है सफेद सफेद दिखाई देगी, सब कलर नहीं चेंज होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अच्छा, ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो मैंने मिलाया, इसमें जानते हैं क्या है? इसमें लैक्टोज मिला था। क्या था इसमें? एक्चुअली में जो आप मिलाया, जैसे आपके पास था ये, देखते रहिए बस 2 मिनट ओनली, इसमें मैंने क्या मिलाया? जैसे आप पीएच चेक करने के लिए पीएच स्ट्रिप लगाते हैं ना, तो पीएच पता लग जाता है, कलर के हिसाब से दिखता है कौन सा कलर आया, कलर चेंज होता ना। वैसे ही इसमें जो जहां पर आपकी सेल रखी गई थी, जब ये क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जब आप मिलाएंगे तो क्या होगा? वहां पर अगर कलर चेंज नहीं हुआ, व्हाइट का व्हाइट ही रह गया, तो इसका मतलब वो उस जिस सेल का व्हाइट कलर नजर आएगा, जिस सेल का नजर आएगा, उस सेल में ये आपका ये वाला प्लाज्मिड पहुंच गया, क्योंकि जीन क्या हो गई है? सुस्त हो गई, इनएक्टिव हो गई है। इसके अंदर होता है लैक्टोज। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में क्या है? लैक्टोज। जब एंजाइम नहीं बनेगा तो लैक्टोज टूटेगा कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा।
इस सबस्ट्रेट में है क्या जो आपने मिलाया? लैक्टोज था, लैक्टोज टूटेगा ही नहीं। तो जब लैक्टोज नहीं टूटेगा तो कलर चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर क्या दूसरा केस, अगर इनएक्टिव है, अगर ये जीन क्या है, एक्टिव है, बस लास्ट है ये एक्टिव है, अगर मान लीजिए एक्टिव कब रहेगा? इन ट्रांसफॉर्मेंट। कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट बताइए? नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं इन नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब जिसमें नॉर्मल वाला, नॉर्मल प्लाज्मिड पहुंचा। कौन सा प्लाज्मिड? खाली ये वाला जिसमें जुड़ा हुआ नहीं है कुछ। तो उसमें तो लेग जेड फर्स्ट क्लास रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। तो लेग जेड फर्स्ट क्लास रहेगा तो क्या होगा? ये एंजाइम बीटा गैल एंजाइम जो है वो बनेगा, सिंथेसिस होगा इसमें बनेगा। तो जब ये एंजाइम बनेगा तो जैसे ही आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मिलाएंगे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट मिलाएंगे जिसके अंदर क्या है? लैक्टोज है, तो एंजाइम क्या करेगा? उस सबस्ट्रेट को, लैक्टोज को तोड़ देगा तुरंत। लैक्टोज जैसे टूटेगा तुरंत क्या आ जाएगा? ब्लू कलर का कॉलोनी आ जाएगा। कॉलोनी का रंग क्या हो जाएगा? चेंज है, बैक्टीरिया नीले रंग का हो जाएगा। तो बैक्टीरिया अगर नीला हो गया इसका मतलब क्या है? लेग जेड जीन नहीं कटा है, बैक्टीरिया सफेद का सफेद रह गया, इसका मतलब वो जीन कट गई है, कलर चेंज नहीं कर पाई लैक्टोज मिलाने पर। लैक्टोज मिला, आप सीधे समझिए क्रोमोजेनिक में क्या मिलाया? लैक्टोज मिलाया मैंने। तो लैक्टोज टूटा तो कलर चेंज, लैक्टोज नहीं टूटा तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे और इसको समझ लीजिएगा, पढ़ के आएंगे, इसको समझ में आ रहा है? ठीक।